हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आरती। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी की जो जर्नी रही है वो बहुत स्मूथ रही है राइट सिंस स्टार्टिंग। बावजूद उसके मेरा जो डिलीवरी हुआ वो ऑपरेशन के माध्यम से या सी सेक्शन के थ्रू क्यों हुआ आखिर। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि मेरी प्रेगनेंसी की जो जर्नी है वो राइट सिंस स्टार्टिंग बहुत ही स्मूथ रही है। इसका मतलब ये है कि मुझे शुरुआत से ही कभी कोई दिक्कत आई ही नहीं। पूरी 9 महीने में सिर्फ 4 ऐसे दिन थे, अलग अलग महीने में कोई अलग अलग दिन, 4 ऐसे दिन थे जो मुझे कहीं कोई अनईजीनेस या कोई तकलीफ़ या आप जिसे कह सकते हैं नौशिया जो कहते हैं, वो नौशिया टाइप का वो कोई फीलिंग थी, जैसे कि वॉमिटिंग सेंसेशन, थोड़ी सी थकान महसूस होना। सिर्फ चार ऐसे दिन थे जब मुझे ऐसी कोई तकलीफ़ हुई थी। अदरवाइज़ मेरी जो पूरी प्रेगनेंसी जर्नी है वो बहुत ही स्मूथ रही है। ये आप इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि मैं डॉक्टर के सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती थी बहुत अच्छी तरह से, और दूसरी बात मुझे बहुत अच्छी डॉक्टर मिल भी गई थी। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी प्रेगनेंसी को स्मूथ बनाते हैं, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज मेन पॉइंट पे हम बात करेंगे। तो जैसे मैंने बताया, वो पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी मेरी स्मूथ थी। मेरे फादर इन लॉ जो हैं, आप जैसे कि जानते हैं, अगर मेरे आपने वीलॉग्स वगैरह या कोई और वीडियो देखा है तो आप जानते होंगे कि मैं क्योंकि अकेली थी मेरी प्रेगनेंसी के दौरान, और मेरे हस्बैंड थे किसी और स्टेट में, मैं यहाँ अकेली थी, एंड देयर वाज ओनली माय फादर इन लॉ हु वाज देयर विद मी। तो उनका, मेरे फादर इन लॉ का एक कंसर्न था कि बेटा आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए कि सब कुछ नॉर्मल है तो आपका नॉर्मल डिलीवरी ही होगा ना, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि डॉक्टर्स पेट काट देते हैं। तो हालांकि ये तो बात मेरे भी एक कंसर्न का एक वजह था, बट क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छी डॉक्टर मिली थी तो मुझे उन पर पूरा भरोसा था। फिर भी मैंने अपने डॉक्टर से एक दिन पूछा था कि डॉक्टर, अगर सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ये नॉर्मल डिलीवरी होने के इसमें कितने % चांसेस हैं। तो डॉक्टर्स नॉर्मली ऐसे सवालों को आंसर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि आने वाले समय में क्या परिस्थिति होगी उनकी। तो अभी हम कुछ कहें और बाद में हम फंस जाएंगे। बावजूद उसके मेरे डॉक्टर ने कहा कि चांसेस हैं ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरी के। ठीक है। तो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत अच्छी तरह गुजरा, मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर भी बहुत अच्छी तरह से गुजरा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिर्फ एक था कि पैरासाइट ब्लीडिंग जो था वो मुझे डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड में देखा था, मेरी पहली अल्ट्रासाउंड में ही देखा था, और उन्होंने मेडिसिन जो है वो मुझे प्रिस्क्राइब किए थे जो 4 महीने तक चले थे। अब पैरासाइट ब्लीडिंग के बारे में मैंने एक अलग सा वीडियो, 2 अलग से वीडियोस बनाए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो वो कैसे क्योर हुआ और ये क्या होता है उसके बारे में आपको उसमें जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट सेकंड जो मेरा ट्राइमेस्टर था उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि एक प्रेग्नेंट लेडी जो होती है, एक माँ जो होती है, उसको अपने से ज़्यादा अपने पेट में पल रहे बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता होती है, ख़ासतौर से एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे हम पोल्यूशंस के बीच में पल रहे हैं। और फर्स्ट टाइम मदर्स जो होते हैं, जो अकेले रह रहे होते हैं, तो उनको बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की हेल्थ से रिलेटेड बहुत इशू, बहुत टेंशन होता है। तो मुझे भी था वो कंसर्न। लेकिन एक अनॉमली स्कैन होता है, 18 से 20 हफ्ते में एक अनॉमली स्कैन होता है जो बच्चे के हर एक पार्ट जो होते हैं उसका प्रॉपर मेजरमेंट, बराबर फंक्शन कर रहा है कि नहीं, प्रॉपर साइज वगैरह, ये सब कुछ वो चेक करते हैं। तो वो अनॉमली स्कैन जब हुआ तो मेरी चिंता बिल्कुल दूर हो गई। आई वॉज क्वाइट हैप्पी। थर्ड ट्राइमेस्टर आया मेरा, तो थर्ड ट्राइमेस्टर जब आया तो उसमें कुछ अल्ट्रासाउंड मेरी डॉक्टर ने करवाई, क्योंकि वो काफ़ी अनुभवी है और उन्हें पता था कि थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में उन्होंने मेरे कुछ अल्ट्रासाउंड करवाए। हालांकि मेरे फादर इन लॉ का ये कंसर्न था कि बेटा इतने अल्ट्रासाउंड्स क्यों, नॉर्मल प्रेगनेंसी में इतने अल्ट्रासाउंड्स क्यों करवा रहे हैं, यह आपकी सेहत के लिए भी हानिकारक है, आपके पैसे भी ज़ाया हो रहे हैं। तो मैंने भी डॉक्टर से पूछा और मैंने कुछ गूगल भी किया, तो मुझे समझ में आया कि पहली चीज़, ये कोई हानि नहीं पहुंचाता है, ना आपके शरीर को और ना आपके पेट में पल रहे बच्चे को। डॉक्टर्स इतने समझदार होते हैं, तो आपको पहली चीज़ ना तो ये हानि पहुंचा रहा है, हाँ ठीक है पैसों का आपका थोड़ा सा हो जा रहा है, लेकिन आपको उसके साथ एक संतुष्टि मिल रही है कि येस देयर इज एवरीथिंग फाइन गोइंग ऑन इनसाइड यू। मेरी एक अल्ट्रासाउंड जो 8वें महीने की शुरुआत में करवाया था डॉक्टर ने, थैंक गॉड उन्होंने करवाया, नहीं तो
जल्दी डिलीवरी करनी पड़ जाती अगर वो 8वें महीने के स्टार्ट पे डॉक्टर ने ना करवाया होता तो क्यों करवाया और क्या आया उसमें? 8वें महीने के स्टार्टिंग में मेरी डॉक्टर ने जो अल्ट्रासाउंड करवाया अपनी अनुभव के अनुसार, उसमें ये दिखाया कि मेरा जो एमनोटिक फ्लूइड है, जो तरल पदार्थ गर्भाशय के अंदर होता है, वो तरल पदार्थ, वो एमनोटिक फ्लूइड जो है वो बॉर्डर लाइन पे आ चुका है। अब ये नॉर्मल प्रेगनेंसीज में, हर किसी की प्रेगनेंसीज में होते हैं, ये चीज़ डॉक्टर को पता थी, तो उन्होंने समय रहते अल्ट्रासाउंड करवाया। जब उन्होंने देखा कि वो मॉडरेट बॉर्डर लाइन पे है, मॉडरेट लाइन पे है, तो डॉक्टर ने फिर मुझे एक सैशे दिया था और डॉक्टर ने मुझे कहा था ये दिन में एक बार पीना, और 15 दिन के बाद एक दोबारा हम अल्ट्रासाउंड करेंगे और उसमें देखेंगे कि एमनोटिक फ्लूइड में क्या इजाफा हुआ है। तो एग्जैक्टली मैंने वैसे ही किया और 15 दिन बाद अल्ट्रासाउंड करवाया तो वो बढ़िया हो गया था, अच्छा हो गया था, एमनोटिक फ्लूइड बेटर हो गया था। तो डॉक्टर ने मुझे उसे कंटिन्यू करने के लिए कहा था, तो मैं उसे एंड तक पीती थी। एमनोटिक फ्लूइड को बढ़ाने का के लिए जो सैशे डॉक्टर ने लिखा था वो मैं पीती थी। हालांकि वो जो चीज़ें होती है वो मैं आप लोगों को कैमरे पे नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि क्या होता है कई सारे लोग राइट्स इन स्टार्टिंग ये लेना शुरू कर देते हैं। ऐसी कुछ जानकारी मुझे भी मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मिली थी, लेकिन मैंने ऐसे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया है। आप भी बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि डॉक्टर आपको जो कुछ देते हैं वो सही समय पर देते हैं। अगर समय से पहले या समय के बाद अगर उसको लेंगे तो उसका हार्म होगा और ज़रूर होगा। तो मैंने वो एमनोटिक फ्लूइड के लिए जो सैशे दिया था वो पिया और फिर वो मेरा एमनोटिक फ्लूइड जो है वो बेटर हो गया था। अब जो मेरा जो 8.5वें महीने पर डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया था, उसमें डॉक्टर ने एक चीज़ नोटिस किया, गौर करने वाली बात है, जो मैंने पहले ही अल्ट्रासाउंड में नोटिस किया हुआ था। डॉक्टर ने उस चीज़ को कंसर्न में नहीं लिया, क्योंकि वो एक नॉर्मल सी बात है। अब वो क्या था? वो ये था कि मेरे बेबी का जो पोजीशन था वो ब्रीच पोजीशन था। ब्रीच का मतलब होता है उसका सर नीचे ना होकर उसका सर ऊपर था, ये ब्रीच पोजीशन होता है। जैसे कि आप जानते हैं बच्चा जो होता है पानी के अंदर वो घूमता फिरता, लोटता पोटता, इधर उधर सब कुछ करता रहता है, तो वो ब्रीच पोजीशन पे थी मेरी बच्ची। अब ये चीज़ मैंने पहले के अल्ट्रासाउंड में देखा था, उन्होंने मेंशन किया होता, लेकिन मेरी डॉक्टर ने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बच्चे का जो पोजीशन है वो हमेशा चेंज होता रहता है। 8.5वें महीने पर डॉक्टर ने जब वो अल्ट्रासाउंड देखा और फिर मेरे प्रीवियस अल्ट्रासाउंड्स देखे, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आरती, बेबी जो है वो ब्रीच पोजीशन पे है, लेकिन अभी जो है हम इसका थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, क्योंकि अभी बच्चे का पोजीशन बदल सकता है, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप 90 महीने तक, मतलब 90 महीना जैसे ख़त्म हुआ तब तक आप खाली इंतज़ार करिए, उसके बाद इंतज़ार करना बेवकूफ़ी है। तो डॉक्टर ने कहा हम 9 मंथ तक इंतज़ार करेंगे और एक अल्ट्रासाउंड करेंगे, बेबी का पोजीशन देखेंगे। अगर बेबी का पोजीशन ब्रीच रहा तो हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव नो अदर ऑप्शन। और वही हुआ। 9वां महीना जैसा मेरा कंप्लीट हुआ, मेरा 2 सितंबर को 9 मंथ कंप्लीट होना था और 2 सितंबर ही मेरा एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी दिया था। तो 2 सितंबर से पहले, एक दिन पहले हम हॉस्पिटल गए थे, अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें ब्रीच पोजीशन था। सो फाइनली हमें इसी डिसीजन के साथ जाना पड़ा कि भाई अब ऑपरेशन ही होना है। तो 2 सितंबर को मेरा ऑपरेशन हुआ। अब अगर आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपका पोजीशन, आपके बेबी का पोजीशन ब्रीच है या कोई और है या आपके किसी जान पहचान का है, तो आप शायद सोल्यूशन देख रहे होंगे, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि कृपया करके कोई ऐसा काम मत करिएगा जिससे आपका बच्चे का पोजीशन आप चेंज करने की कोशिश करें। ये पहले दाइयाँ करती थीं, सक्सेसफुल हो सकता है, या पहले दाइयाँ इस पोजीशन में भी नॉर्मल डिलीवरी कराती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बहुत रिस्की है। अब्रॉड में कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं या बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, मैंने देखा कई सारे वीडियोस उस दौरान, कि वो लोग कुछ लिक्विड्स लगा के बेबी का पोजीशन चेंज करते हैं, लेकिन ये जो है वो एक प्रोफेशनल के हाथ से ही होता है, ये नॉर्मल डॉक्टर्स नहीं करते हैं। और हिंदुस्तान में आपको ऐसे बहुत कम ऐसे डॉक्टर्स मिलेंगे। मेरी डॉक्टर ने ये सब सजेस्ट करने के लिए नहीं कहा था। कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस भी मैंने देखे हैं, बहुत सीरियसली ये इतने डरावने एक्सरसाइजेस थे। 1-2 एक्सरसाइजेस तो मैं कर सकती थी, मैंने किया, लेकिन एक बहुत ही एक गलत एक्सरसाइज जो है वो मैंने किया। और वो ऐसे एक्सरसाइजेस मैं आपको ये कहूँगी प्लीज़ मत करिएगा, ये आपके बच्चे को चोट अंदर से पहुँचा सकता है। बच्चा आपके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है, बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है। आपकी एक गलती पूरे 9 महीने पे पानी फेर सकती है। तो कोई एक्सरसाइज नहीं करिएगा, किसी दाई के पास नहीं जाइएगा, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाइएगा।
हमारे पास सोल्यूशन है, ऑपरेशन। ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। इसकी वजह ये है कि जब बच्चा निकलना चाहेगा नीचे की पोजीशन से, नीचे उसका पैर है, एक पैर अटक गया, अगर आप नॉर्मल करवाना चाह रहे हैं, एक पैर निकला, एक पैर अटक गया, क्या करेंगे आप? एक पैर से खींचेंगे, बच्चे की सांस अटक सकती है। बच्चे का जब नॉर्मल डिलीवरी आप जा रहे हैं तो बच्चे को स्मूथली बहुत जल्दी डॉक्टर्स निकालते हैं। तो ऐसे केसेस में आप नॉर्मल डिलीवरी अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं पॉसिबल है, तो आप प्लीज़ डॉक्टर की बात को जानिएगा, समझिएगा और उसके डिसीजन के साथ जाइएगा। वेट करना 9 महीने के बाद भी बेवकूफ़ी है। मैं ये ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब बच्चा 9 महीने कंप्लीट हो जाता है, बच्चा टोटली डेवलप हो चुका होता है और जिस गर्भाशय में वो है, अब उसके पास मूव करने के लिए जगह नहीं है, तो वो मूव तो पहली चीज़ वो करने वाला है नहीं। दूसरी बात, पेट का साइज जैसे बढ़ रहा है तो बच्चे का जो नीचे का पोजीशन है, क्योंकि उसका पैर नीचे के पोजीशन में वो दबाव पड़ रहा है, और जब नीचे के पोजीशन में बच्चे के बम पे दबाव पड़ रहा है तो उसकी पॉटी निकलेगी। ये मिकोनियम बोलते हैं इसको कुछ तो उसकी पॉटी निकलेगी। और गर्भाशय के अंदर बच्चे की पॉटी निकलना 9 महीने के बाद ये आम बात है, लेकिन उसको खा लेना वो बच्चा के मुंह में जाएगा, और बच्चे के मुंह में जाना ये बहुत ही डरावनी परिस्थिति में आपको डाल सकता है, बच्चे की जान पे बना सकती है। इसलिए 9 महीने से ज़्यादा आप इंतज़ार मत करिए। अगर आपके डॉक्टर कह रहे हैं सिर्फ तब करिएगा। आप या आपके घर वालों के प्रेशर में आके 9 महीने से ज़्यादा आप इंतज़ार नहीं करेंगे। बेबी का पोजीशन जो भी हो, आपको सिर्फ डॉक्टर के सजेशन के हिसाब से चलना है। तो यही वजह मेरी थी, मेरे बेबी का पोजीशन ब्रीच था, इसीलिए मेरा ऑपरेशन के थ्रू डिलीवरी हुआ है और बहुत अच्छा खासा डिलीवरी था। हालांकि वो बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस था मेरा डिलीवरी का। मैंने तो ऐसा सुना था कि ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, बेहोश कर दिया जाता है, कब ऑपरेशन होता है पता ही नहीं चलता है, और ऑपरेशन वाला डिलीवरी बहुत सही होता है, मैंने ऐसा सुना था। बट मेरा बहुत ही दर्दनाक था वो, मैं किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक है, और मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूँगी कि मैं अपने चैनल पर प्रेगनेंसी और चाइल्ड केयर से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ, जहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंसेस, प्योरली अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। कोई ज्ञान का प्रवाह नहीं होता है। सो इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको अच्छा लगे, कमेंट करिएगा, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।